बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT। इसी थ्योरी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT या हाइड्रोजन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नेम से भी जाना जाता है। इसे अब लिगेंड फील्ड थ्योरी इसलिए कहते हैं, बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और एक फील्ड जनरेट करते हैं ड्यू टू रिपल्जन। दैट्स वाई से लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। सेकेंडली, ये थ्योरी मेनली एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहा जाता है। थर्डली, इसे एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, बिकॉज बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जितने ड्रॉबैक्स आ रहे थे ये थ्योरी उनको ओवरकम करती है। उन्हीं उन्हीं उसी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जितने भी वीक पॉइंट्स है, ये जो ड्रॉबैक्स थे, उनको ओवरकम करके ये न्यू थ्योरी सजेस्ट की गई थी। दैट्स वाई इसका तीसरा नेम क्या है, एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे ACFT के नेम से भी याद किया से भी हम लोग मतलब कह सकते हैं। अब अगर इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स देखे जाएं तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली लाइक यहाँ पर हम लोगों ने इसके नेम में भी देखा है कि इसका नेम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी ने का जो मेन अगर हम लोग पॉइंट देखें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं मीन जो सेंट्रल मेटल एटम होती है और जो अप्रोचिंग लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, इन दोनों के बिटवीन क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब कौन से केसेस होंगे तो ओवरलैपिंग होगी, कौन से केसेस होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, यही इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है या फर्स्ट इसका मेन पॉइंट क्या है कि अगर क्या हो जो मेटल के ऑर्बिटल्स हों, जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर होता है, और जो अप्रोचिंग लिगेंड्स होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, अगर तो क्या हो ये ऑर्बिटल्स मीन जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल क्या मतलब है कि ये दोनों सेम एक्सिस में प्रेजेंट हों, दोनों की जो एनर्जीज हों, दोनों की जो शेप्स हों वो कंपैटिबल हों, तो क्या होगा, इंटरेक्शन डेवलप होगा। इंटरेक्शन मीन ओवरलैपिंग हो जाएगी किस किस की बिटवीन मेटालिक ऑर्बिटल्स एंड बिटवीन अप्रोचिंग लिगेंड ऑर्बिटल। और हैज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग हमारे पास क्या बनेंगे, दो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेसिकली यही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसका मेन कंसेप्ट ये है कि हमारे पास क्या होता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन बिकॉज जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो टू होते हैं, तो एज अ रिजल्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो भी दो तरह के बनते हैं, जिनमें से एक जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं या हायर इन एनर्जी स्टेट होते हैं, जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स की जो होंगे ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, तो एज अ रिजल्ट दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नंबर 1 इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर 2 इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकंड, इसका क्या मेन कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास क्या हो, अब जो मेटल ऑर्बिटल्स है और जो अप्रोचिंग लिगेंड ऑर्बिटल्स हैं ये अनसिमेट्रिकल हो, मीन कि ये सेम एक्सिस में प्रेजेंट ना हो, इनकी एनर्जीज इनकी शेप्स कंपैटिबल ना हो। तो जब ये अनसिमेट्रिकल है मीन्स कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हैज अ रिजल्ट फिर क्या होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरह बिहेव करेंगे, हैज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि अगर हमारे पास क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड अनसिमेट्रिकल होंगे। अनसिमेट्रिकल का मतलब नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इस केस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मतलब मेन कंसेप्ट है, ये जो थ्री किस्म के हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखे हैं, इनको इंशाल्लाह अभी जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे तो वहाँ पर हमें ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो मेन इस LFT से क्वेश्चन किया जाता है वो ड्रा करने से पहले भी हमें कुछ और बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, पहले हम उनको स्टडी करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है, देखिए अब हम लोगों ने बात किया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब कौन कौन से हो सकते हैं, S हो सकते हैं, P हो सकते हैं एंड D हो सकते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए, इनकी सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। सिमेट्री फॉर एग्जाम्पल जिस तरह देखें ना, ये हमने ऑर्बिटल लिखे हैं S P एंड D, ठीक है। D को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं DXY DY Z एंड DZX, जो कि क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, और जो DX स्क्वायर Y स्क्वायर होते हैं एंड DZ स्क्वायर, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये तो हमें ऑर्बिटल्स की समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, पहले हमने इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। इनमें सबसे पहले हम लोग G एंड U को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम देख सकते हैं S के साथ G लिखा हुआ है, P के साथ U लिखा हुआ है, अगेन जो D के साथ क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस G एंड U का मतलब क्या है, पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। G का मतलब होता है ग्रेड, ग्रेड मतलब सिमेट्रिकल।
यू किसको रिप्रेजेंट करता है, अनग्रेड। अनग्रेड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। अब वन बाय वन सारे हम ऑर्बिटल्स देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि ग्रेड एंड अनग्रेड क्या है। फॉर एग्जांपल अब एस ऑर्बिटल को हम देखें तो एस ऑर्बिटल किस तरह शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें ना तो इसमें सिमेट्री है, हम कहीं से भी कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। तो दैट्स वाई इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ग्रेड। यही है कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी। ये जो टर्म्स हैं ए एंड टी, किनको बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, पहले हम जी एंड यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी का क्या मतलब हुआ, ग्रेड, जो भी हमने देख भी लिया कि एस ग्रेड है मीन सिमेट्रिकल है। अब अगर पी की बात करें तो पी का ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है। आप देखें अगर मैं इसको सेंटर में से कट करूँ तो दो जो हाफ्स हैं वो इक्वल नहीं है। बेशक इधर से सेंटर से कट करें या इधर से कट करें तो हमारे पास जो टू हाफ्स आ रहे हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, मीन के अनसिमेट्रिकल आ रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि पी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, अनग्रेड। दैट्स वाई पी के साथ क्या लिखा हुआ है, यू। इसके बाद अब बारी आती है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की कोई इस तरह डम्बेल शेप होती है। इसमें अब देखें इसमें भी सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है, एक तो मैं इसको यहाँ से कट कर सकती हूँ, अगर यहाँ से कट करूँगी ये टू हाफ सेम है, और अगर मैं इधर से कट करूँगी तो अबव एंड बिलो जो हाफ हैं वो सेम है। इट्स मीन कि डी ऑर्बिटल भी क्या है, ग्रेड हैं या सिमेट्रिकल हैं। सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एस एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, ये ग्रेड होते हैं। दैट्स वाई इनके साथ जी लिखा जाता है, जबकि पी के साथ यू लिखा जाता है बिकॉज ये क्या होते हैं, अनग्रेड होते हैं। इसके बाद अब बारी आती है कि ये जो लिखा हुआ है T1 T2, इस टर्म का क्या मतलब है। तो अब देखें ना, A1 का मतलब होता है नॉट डीजेनरेटेड। एस के साथ हमें क्या नजर आ रहा है, A1। अब देखिए एस का क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, वो फर्दर डीजेनरेट नहीं हो सकता, उसके फर्दर उसमें डीजेनरेसी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑर्बिटल ही एक है। दैट्स वाई इसके साथ क्या लिखा हुआ है, A1। अब हमें ये पूरी टर्म समझ आ गई, A1 क्यों, बिकॉज ये क्या होता है, नॉट डीजेनरेटेबल होता है। सेकेंडली इसे जी कहा जाता है बिकॉज ये क्या है, सिमेट्रिकल है। इसके बाद अब बारी आती है पी की। तो अब देखें पी के आगे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रिपली डीजेनरेटेड को। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपली डीजेनरेटेड को। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख लिया, टी यू। अब 1 क्यों लिखा है, बिकॉज आगे जो डी है अब ये भी हम देख सकते हैं कि ये ट्रिपली डीजेनरेटेड है। तो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब पी के ट्रिपली डीजेनरेटेड लिखते हैं तो उनके साथ T1 लिख देते हैं, और जो डी के होते हैं उनके साथ क्या लिख देते हैं, T2 लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबली डीजेनरेटेड, जो कि हम देख सकते हैं कि डी के जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ई या फिर डबली डीजेनरेटेड। ये सारी वो टर्म्स थी जो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब इसी की बेस पे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रा करना सीखेंगे, वो भी किसके लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है कि जब अप्रोचिंग लिगेंड्स हमारे पास क्या हो, 6 हों। तो इसकी डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, जो हमारे पास राइट साइड होती है इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, एलजीओज। एलजीओज बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड ग्रुप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए हमारे पास अप्रोचिंग लिगेंड्स क्या हैं, 6 हैं, वो आपस में क्या करेंगे, उनका जो ग्रुप है यानी कि वो 6 जो ऑर्बिटल लिगेंड्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, लिगेंड्स ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि लिगेंड के जो अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स हैं। और अब अगर हम लोग देखें इधर लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, जो मेटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने ड्रा किए हैं। मेटल्स के देखें अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब हमने ये टर्म्स अंडरस्टैंड कर लिए तो इसलिए हमें ये बात पता है कि देखें T2G एंड DG कौन से होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, और डी हैं भी कौन से, N-1D। ठीक हो गया। A1G को अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NS को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। T1U को भी अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, NP को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली ये जो मेटालिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये जो LGOs हैं इनकी बिटवीन ही क्या होनी है, ओवरलैपिंग होनी है। ठीक हो गया। और ओवरलैपिंग का बिल्कुल हम लोग स्टार्ट में स्टडी कर चुके हैं कि 3 किस्म के ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, या फिर क्या बन सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे हमें वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले हम देखें तो मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डी के इसके 2 हैं, जिसमें T2G होते हैं एंड EG। अब देखें हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये हम लोगों ने CFT में भी प्रॉपर्ली स्टडी किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी अगर आप CFT को भी स्टडी करना चाहते हो तो। वैसे अभी यहाँ बता भी देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो अप्रोचिंग लिगेंड्स होते हैं वो कहाँ से अटैक करते हैं, फ्रॉम EG, यानी कि वो किसके लिए सिमेट्रिकल होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो LGOs होते हैं और जो D ऑर्बिटल्स के EG ऑर्बिटल हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन जो T2G ऑर्बिटल हैं और जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल क्या मतलब है, इनमें बॉन्डिंग या इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। उसी को अब हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, हमने क्या बात किया है कि EG एंड LGOs में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बिल्कुल हम लोगों ने अभी स्टार्ट पर देखा है कि जब ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है तो एज रिजल्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी कंसेप्ट को इधर यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया, EG, तो ये ओवरलैप करेंगे,
ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग भी बनेंगे एंड एंटी बॉन्डिंग भी, तो वो हम शो भी करवा देंगे यहाँ से इसको इधर, क्यों, बिकॉज ये अब क्या हो रही है, लिगेंड ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, सॉरी ये यहाँ से ऐसे। इसके साथ हम क्या लिख देंगे, ई जी स्टार, बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ई जी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग। ठीक हो गया, तो इट्स मीन कि ई जी और एल जी ओस के बिटवीन ओवरलैपिंग हो गई और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एक बॉन्डिंग। अब बारी आती है T2G की, तो T2G हम लोगों ने देखा है कि ये क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब क्या है, इनमें बॉन्डिंग नहीं होगी, जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये किसके तौर पे बिहेव करेंगे, हैज़ नॉन बॉन्डिंग, दैट्स व्हेन को ऐसे हम सेंटर में लिख लेते हैं T2G, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने कोई ओवरलैपिंग नहीं की, ये क्या हो गए, नॉन बॉन्डिंग हो गए। इसके बाद अब बारी आती है A1G की। A1G मतलब कि जो NS ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी एलजीओस के लिए सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। जब ओवरलैपिंग होगी तो एज रिजल्ट सेम हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग भी ड्रा कर लेंगे और बॉन्डिंग भी ड्रा कर लेंगे, ये यहाँ पे, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से एलजीओस के साथ मैच कर देंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग, जिसके लिए हम क्या लिख देंगे, A1G स्टार लिख देंगे, और इसी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, A1G, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये कौन सा है, बॉन्डिंग। अब बारी आती है T1G की। T1G कौन से होते हैं, P भी जो होते हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब यहाँ पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो इसके लिए हम लोग P के, अब देखें 3 ऑर्बिटल होते हैं, बस यहाँ पर आपने माइंड में रखना है कि जब इनको ड्रा करना है तो ये EG एंड A1G के दरमियान आते हैं, दरमियान में आते हैं, इधर सेंटर में। इसको भी इधर एलजीओस के साथ मैच कर देंगे। तो अब ये कौन सा बना है, एंटी बॉन्डिंग, जिसके लिए T1G स्टार लिखेंगे, और ये क्या बना है हमारे पास, T1G। तो ये हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसी के बेस पे हमसे डिफरेंट क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर माइंड में रखने वाली है, बल्कि वो एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी की बेस पे हम लोग, हमें एक इस तरह एग्जांपल दे दी जा सकती है, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसके LFT या MOT डायग्राम को ड्रा करें। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वो मेन कंसेप्ट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, मोस्टली जितने भी आप टॉपिक स्टडी करोगे तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कवर किया है, जिसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगी कि और नहीं तो बेसिकली जो 3D सीरीज़ है उसका निमोनिक और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसकी जो डी ब्लॉक मतलब यही दो चीज़ें कि उसकी निमोनिक एंड जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब आप इनकी निमोनिक देख लोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लोगे, तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली प्रेडिक्ट कर सकोगे, फिर आपको याद भी नहीं रखनी पड़ेगी। और देखें यही फर्स्ट स्टेप है, जब आपको यही नहीं पता होगा, अगली अब चीज़ तो समझ आ गई है कि ये इस तरह डायग्राम ड्रा करनी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आप अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर अगली मेहनत का तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो फिर हम उस कंसेप्ट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनका निमोनिक, इनकी पोजीशन एंड पीरियोडिक टेबल, इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। चलें अब अगर अभी का केस हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की हम लोग यहाँ पे लिख लिया, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d7 4s2, जिसको साथ हमने ड्रा भी कर लिया। लेकिन अब अगर हम इसका ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट करें, तो चार्ज फाइंड आउट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+। बेसिकली ये जो चार्ज फाइंड किया जाता है ना, ये लिगेंड का जो होता है चार्ज, और जो ऊपर कोई भी चार्ज हो, मतलब इनके थ्रू, वैसे आई होप सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ कि ये जो लिगेंड का चार्ज होता है, वैसे जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं फाइंड कर सकते, तो मैं इसके लिए भी इजी ट्रिक शेयर करने की कोशिश करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट पर चार्ज क्या है, 3+। 3+ का क्या मतलब है कि जो इसकी ये वाली स्टेट थी, एटॉमिक स्टेट थी, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं, तो 2 इधर से एंड 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि अब इसके 3D में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
साथ ब्रैकेट में मैंने TUG मतलब जो अभी हम लोगों ने इनकी सिमेट्रिकल टर्म्स अंडरस्टैंड किए हैं वो भी लिख दिए हैं, ताकि ये कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज होता रहे। अब ये जो डायग्राम है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी आपको ड्रा करना सिखाई है उस तरीके से ड्रा किया है। जस्ट अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे, देखिए हमारे पास आक्राइडल कम्प्लेक्स जो हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि अप्रोचिंग लिगेंड कितने हैं, 6। तो मतलब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 6 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दिए हैं, जो कि कितने बने हैं, 12। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D में तो इलेक्ट्रॉन है वो जो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। 4s एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p भी एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक हो गया। ये इस तरीके से लिखने के बाद जिस तरह बिल्कुल अभी हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रा की थी, हमने ये डायग्राम ड्रा कर लेनी है। अब पर्टिकुलरली इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। फिलिंग कैसे करनी होती है कि जो LGOs के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें फिल कर देना होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 12 थे। आप देख सकते हैं बिकॉज 6 अप्रोचिंग लिगेंड्स एंड 12। आप इनको यहाँ पर फिल करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। ये तो हो गई यहाँ पर फिलिंग। इसके बाद बारी आती है हमारे पास ये जो D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हमने कैसे फिल करना होता है। इसकी फिलिंग जो होती है ये डिपेंड कर रही होती है कि जो हमारे पास अप्रोचिंग लिगेंड है वो किस किस्म का है। देखिए अब अप्रोचिंग लिगेंड दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है, वीक फील्ड भी हो सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, उसकी बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हमारे पास जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसमें कौन से होते हैं, हैलोजन, ऑक्सीजन, या फिर सल्फर कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर कोई भी जो लिगेंड यहाँ पर है जिसका डिनोटिंग एटम क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके बाद इसमें फास्फोरस है और यहाँ कार्बन है, तो मोस्टली केसेस में उन्हें हम किसके तौर पर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, तो उसका इफेक्ट आपने किस तरीके से शो करवाना होता है। फॉर वीक फील्ड ये जो गैप होता है ये कम रखना होता है, जो EG स्टार एंड T2G में जो गैप होता है फॉर वीक फील्ड का मतलब ये क्या है कि इससे स्प्लिटिंग कम हो रही है, ये गैप कम शो करवाना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा था लिगेंड, फ्लोरीन, जो कि देखें किसके एक्स है यानी कि हैलोजन है, यानी वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें यहाँ पर गैप क्या है, कम। तो अब फिलिंग कैसे होगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। गैप कम होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर सकते हैं, 3 4 5 हो गए हमारे पास, टोटल कितने थे, 6। उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग। लेकिन अब अगर यहाँ पर फ्लोरीन नहीं बल्कि NH3 होता, लिगेंड क्या होता है, NH3, तो देख सकते हैं NH3 N मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं कि गैप लार्ज शो करवाते, और उस केस में पेयरिंग पॉसिबल ना होती, फिर सॉरी उस केस में जंपिंग पॉसिबल ना होती, बल्कि पहले इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते T2G में, कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता तो वो फिर ऊपर EG स्टार में जंप कर सकता था। तो ये वो मतलब स्टेप्स हैं, आप जब इनको स्टेप वाइज करोगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। इस चीज़ को आपने मेन फोकस में रखना है कि हमारे पास लिगेंड किस किस्म का दिया गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। और भी अगर आप LFT से रिलेटेड कोई और आपकी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, या आप कोई सजेशन देना चाहो तो अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।